Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and viewers. I hope that you all are doing well and are ready to learn something new and interesting. As today we are going to study presidential versus parliamentary government types. What is the basic difference between these two government types, and what are their salient features, and which type of government is more suitable to any society? All these things we are going to learn. So let's start learning. Parliamentary versus presidential government types. इस टर्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बैकग्राउंड नॉलेज, एक बैकग्राउंड स्टडी डेवलप करने की कोशिश करते हैं सो दैट इस पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप्स के डिफरेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड किया जा सके। अगर बात की जाए किसी भी गवर्नमेंट की कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स को क्यों क्रिएट किया जाता है, उनका बेसिक, उनको बनाने का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, और जब गवर्नमेंट्स बन जाती हैं तो उनका बुनियादी काम क्या होता है। तो प्राइमरीली यू मे से दैट देयर आर टू बेसिक फंक्शंस विच अ गवर्नमेंट नीड्स टू परफॉर्म, और वो दो फंक्शंस कौन कौन से हैं। नंबर वन इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, कवानीन बनाना, लेजिस्लेशन, कवानीन साजी करना, एंड नंबर टू एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, कवानीन बनाना और उन कवानीन पर अमल दरामद करवाना। ये दो बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी गवर्नमेंट के, चाहे उसकी टाइप कुछ भी हो, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप है या वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप है, उसकी फॉर्म, उसकी टाइप जो भी होगी, ये दो बेसिक फंक्शंस हर एक गवर्नमेंट को परफॉर्म करने होते हैं। कौन कौन सा? नंबर वन, फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, एंड नंबर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज, एग्जीक्यूशन ऑफ दोज पॉलिसीज। अब ये जो हमने बात की कि किसी भी गवर्नमेंट को ये दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो गवर्नमेंट के कौन से आर्गन, कौन सी ब्रांचेस इन दो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कवानीन को बनाना, इसे कौन करेगा? दिमाग पे जोर डालें और गेस करें कि ये कौन सी जो बॉडी है गवर्नमेंट की, कौन सा इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, कौन सा आर्गन है गवर्नमेंट का जो कि कवानीन बनाएगा, जिसे आप कानून साज इदारा कहेंगे। तो दैट इज़ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है कि वो लेजिस्लेशन करती है। लेजिस्लेटिव बॉडी लेजिस्लेशन करेगी और जो एग्जेक्टिव बॉडी होगी वो उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करेगी, वो उस लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूट करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट ने परफॉर्म करने हैं, और उन दो फंक्शंस को गवर्नमेंट के दो आर्गन्स परफॉर्म करेंगे। लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव बॉडी परफॉर्म करेगी, और जो एग्जीक्यूशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो एग्जेक्टिव बॉडी इस फंक्शन को परफॉर्म करेगी। यहाँ तक आपने फंक्शंस और उन फंक्शंस को किस गवर्नमेंटल ऑर्गन ने परफॉर्म करना है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम वापस आते हैं अपने जो हमारा बेसिक टॉपिक है इस वीडियो में, जो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उस पे, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप। इन्हीं दो गवर्नमेंटल ऑर्गन्स को आपने जहन में रखना है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस है, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स। लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जेक्टिव बॉडी के दरमियान
रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू ब्रांचेस, बिटवीन दीज टू ऑर्गन्स। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स में जो डिटर्मिनिंग प्रिंसिपल था पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वो एक्सप्लेन किया था, और वो डिटर्मिनिंग और वो डिफाइनिंग प्रिंसिपल क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर्स। और सेपरेशन ऑफ पावर्स किसके दरमियान हो रही थी, अगरचे हम जनरली गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स में जब हमने सेपरेशन ऑफ पावर को एक बेसिक प्रिंसिपल एज्यूम करते हुए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की थी, तो उसमें हमारा मेजर फोकस 2 ऑर्गन्स पे था, 2 ब्रांचेस पर था, एग्जेक्टिव बॉडी पे और लेजिस्लेटिव बॉडी पे। अगर एग्जेक्टिव ब्रांच, एग्जेक्टिव बॉडी लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, और अगर एग्जेक्टिव ब्रांच को लेजिस्लेचर से ही लिया जाता है और एग्जेक्टिव बॉडी कोलेक्टिवली एज वेल एज इंडिविजुअली अकाउंटेबल है टू लेजिस्लेचर, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं कि दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री और कैबिनेट फॉर्म। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं कि इफ़ एग्जेक्टिव बॉडी is collectively as well as individually accountable to legislature, and if executive body has been drawn from the legislature। पाकिस्तान के केस को आपने सामने रखना है एज अ केस स्टडी, और इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, या आप इंडिया के केस को भी सामने रख सकते हैं। जो आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया और यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं क्या वो ऐसे पर्सन्स हैं जो कि इलेक्टेड नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी एक्सपर्टीज़ की बेस पे या उनकी पार्टी के साथ लॉयल्टी की बेस पे या ड्यू टू एनी अदर रीज़न उनको अपनी उस कैबिनेट में ऐड कर लिया है, तो दैट इज़ नॉट द केस। दे ऑल आर द इलेक्टेड मेंबर्स। अगर वो सेनेटर्स हैं तो तब भी उनको एमपीज़ ने इलेक्ट किया है, और अगर वो एमएनएज़ हैं तो उनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है। इट मीन्स कि जो एग्जेक्टिव बॉडी है दैट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, और जो एग्जेक्टिव बॉडी का सिंगल पर्सन है वो अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए जिसको वो लीड कर रहा है वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, और इसके अलावा वो अपनी पार्टी की किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी स्टेटमेंट के लिए अकाउंटेबल है, और पार्लियामेंट के अंदर उससे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है और वो उसका आंसर करेगा। तो ये चीज़ आपने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेनी है कि अगर एग्जेक्टिव इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, और अगर एग्जेक्टिव को लेजिस्लेचर से ही लिया गया है तो उसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। अब हम चलते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की तरफ कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होगा। यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अकाउंटेबल होगी टू लेजिस्लेचर, और साथ ही हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर ली कि जो एग्जेक्टिव बॉडी है उससे लेजिस्लेचर से ही लिया जाएगा। एक जनरल जो परसेप्शन होती है वो ये है कि इसके अपोजिट होगा, यानी वो अकाउंटेबल नहीं होगी, एग्जेक्टिव बॉडी अकाउंटेबल नहीं होगी लेजिस्लेचर को, और सेकेंडली एग्जेक्टिव बॉडी लेजिस्लेचर से नहीं ली जाएगी। तो लेजिस्लेचर को अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगी तो वो किसको अकाउंटेबल होगी, और अगर एग्जेक्टिव बॉडी लेजिस्लेचर से नहीं ली जा रही तो वो कहाँ से ली जा रही है। तो यही क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप समझ आएगी। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन द 2 ब्रांचेस जिनको भी हमने डिस्कस किया, लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव। इसमें जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप में वो किसके पास होती है, वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है एज वेल एज दैट पर्सन इज़ हेड ऑफ द स्टेट।
पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एक सेपरेट इंडिविजुअल नज़र आता है, और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है और हेड ऑफ़ द स्टेट है वो दो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दो सेपरेट ऑफिसेज हैं, दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एज वेल एज ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है उसे चाक आउट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और वो पॉलिसी जो कि प्रेसिडेंट ने डिज़ाइन की है, प्रेसिडेंट ने फार्मूलेट की है, उसने उसको चाक आउट किया है, दैट पॉलिसी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर। उसकी रेटिफिकेशन लेजिस्लेचर से होना ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड कि जो पॉलिसी उसने, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की बात हो रही है, याद रखना है कि मैं जस्ट पॉलिसी या लॉ की टर्म यूज़ नहीं कर रही, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की टर्म यूज़ कर रही हूँ। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी प्रेसिडेंट ने दी है उस पॉलिसी को लेजिस्लेचर से पास होने की, उस पॉलिसी को लेजिस्लेचर से मंजूर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वी कैन से कि जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ अ फ्री हैंड इन एक्सरसाइजिंग द पावर्स विच हैव बीन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि आइन ने जो पावर्स, जो इख्तियारात प्रेसिडेंट को दिए हैं, वो अपनी उन पावर्स को, अपने उन इख्तियारात को एक्सरसाइज करने में, उनको इस्तेमाल करने में आज़ाद है। जो मेंबर्स होंगे जो प्रेसिडेंट को असिस्ट करेंगे उस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि जो सिंगल पर्सन है वो सारे मामलात खुद नहीं चला सकता, डेफिनेटली ही नीड्स वेरियस अदर पर्सन्स, अदर मेंबर्स। जिस तरह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में बात की एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जो कि एग्जीक्यूट करेगी लेजिस्लेशन को, जो कि एग्जीक्यूट करेगी डिफरेंट पॉलिसीज़ को, डिफरेंट लॉज को, इसी तरह से प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी ऐसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की ज़रूरत होगी। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव बॉडी आएगी कहाँ से? क्या वो एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेचर से आएगी? अगर तो वो लेजिस्लेचर से आएगी तो इट मीन्स कि हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप की बात कर रहे हैं। तो अगर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी लेजिस्लेचर से नहीं आएगी तो वो कहाँ से आएगी? जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करता है अपनी कैबिनेट के अंदर, और वो इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लीड कर रहे होते हैं, दे आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल टू द प्रेसिडेंट। जिसने उनको हायर किया है वही उन्हें फायर कर सकता है, जिसने उन्हें अपॉइंट किया है वही उन्हें फारिग भी कर सकता है। और वो मेंबर्स जिनको मिनिस्टर्स अपॉइंट किया है, जिनको डिफरेंट नाम जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट है। जैसे अमेरिका के अंदर सेक्रेटरी की टर्म यूज़ होती है, बाकी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आपको मिनिस्टर की टर्म नज़र आएगी। तो ये जो सेक्रेटरीज़ होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, इनको अपॉइंट करने वाला कौन होगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर? चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेगा, और अगर प्रेसिडेंट उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उनको फायर भी कर सकता है, वो उनको फारिग भी कर सकता है, उनको निकाल भी सकता है। अदर थिंग इज़ दैट कि जो जैसे पहले हमने बात की कि सेपरेशन ऑफ पावर है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप के अंदर, वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो पब्लिकली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं, उनका इलेक्टेड मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। और प्रेसिडेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो उनकी एक्सपर्टीज़ की बेस पे या उनकी पार्टी के साथ के लिए जो सर्विसेज हैं, जो उनकी लॉयल्टी है, उसके बेस पे या ड्यू टू एनी अदर रीज़न वो उन्हें अपॉइंट करेगा, और उनके लिए इलेक्टेड मेंबर्स होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि पब्लिक उन मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करती है, पब्लिक सिर्फ लेजिस्लेटिव बॉडी को इलेक्ट करती है।
और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जबकि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हैं। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो भी इलेक्टेड मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी, और वो इलेक्टेड मेंबर्स का कोई अलग से इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से आएंगे? लेजिस्लेचर से, और लेजिस्लेचर का इलेक्शन पूरे उस कंट्री या स्टेट के अंदर एक ही बार होगा। जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ 2018 में, तो एक ही बार इलेक्शन हुआ। ये नहीं है कि भी अभी लेजिस्लेटिव बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, और आप सिंपल लैंग्वेज में इजी वर्ड्स में प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप दुनिया के किस किस कंट्री में इन प्रैक्टिस है, और दुनिया के कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो अगर हम बात करें बिल्कुल उसकी आप ये कह लें कि जहाँ से ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए, या जहाँ पर ये डे 1 से एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट की जो प्रिस्टीन शेप है वो आपको अमेरिका के केस में मिलेगी, यूएस के केस में मिलेगी। जब से यूएस ने इंडिपेंडेंस हासिल की है फ्रॉम कॉलोनियल मास्टर्स, आपको पता होना चाहिए कि जो 13 कॉलोनीज़ थी जो कि आज अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, क्योंकि जब अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन, तो इसकी जो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी स्टेट्स, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उन्हें स्टेट कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को प्रोविंसेस कहा जाता है। तो अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन वो 13 थी, वो 13 कॉलोनीज़ थी। और वो किसकी कॉलोनी थी? डेफिनेटली वो यूरोपियन जो पावर्स थी उनकी कॉलोनी थी, वो यूके की कॉलोनी थी। तो जब इन कॉलोनीज़ ने आज़ादी हासिल की, इंडिपेंडेंस हासिल की, तो उस वक़्त से लेके आज के दिन तक वहाँ पर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही इन प्रैक्टिस है। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट वाज ओरिजिनेटेड इन यूके। और याद रखें कि यूके के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये अचानक से इसको और कॉन्शियसली इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। जैसे अमेरिका की बात करें तो जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है उसे कॉन्शियसली अडॉप्ट किया गया, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूके के अंदर, ये इसकी जो ग्रोथ है वो एवोल्यूशनरी ग्रोथ है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अब आपको वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नज़र आ रहा है, ये इस शक्ल तक मुख्तलिफ स्टेजेस से, मुख्तलिफ मराहिल से होता हुआ गुजरा। यही वजह है कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है दैट इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ट्रेडिशंस, और वहाँ पे जो कन्वेंशंस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें आइन का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए दुनिया के अदर कंट्रीज़ की जिन्होंने इन दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, चाहे यूके के मॉडल पे या फिर यूएस के मॉडल पे, तो उन्होंने उन डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो उनका पॉलिटिकल कल्चर था और जो उनके लोकल ट्रेडिशंस की, उसके मुताबिक इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करके इनको अडॉप्ट किया। डिफरेंट जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं लाइक कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको नज़र आएगा। जबकि जो अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी सब नहीं, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यूएस जो कि जिसके भी हमने बात की कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इसी तरह से कनाडा जो है वो भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही आता है, लेकिन कनाडा के अंदर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बुनियादी और नुमाया हदोहाल क्या हैं सदारती निज़ाम हुकूमत के। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बेसिक फीचर्स, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो वेरी फर्स्ट इज़
इलेक्शन ऑफ चीफ एग्जेक्टिव। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। जो पब्लिक है, जो मासेस हैं उस स्टेट के, वो इलेक्ट करते हैं चीफ एग्जेक्टिव को, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज, और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए उसको बनाया गया कि इलेक्टोरल कॉलेज का काम ये नहीं है कि इलेक्टोरल कॉलेज ने उसके बाद कोई और भी फंक्शन परफॉर्म करना है, बल्कि जो पब्लिक है वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है यानी जो चीफ एग्जेक्टिव है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। आगे हम बात करते हैं टेन्योर की, कि जो चीफ एग्जेक्टिव है उसकी मुद्दत कितनी होगी, वो कितना अरसा जो हुकूमत है वो कर सकता है, और क्या उसे दरमियान में रिमूव किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। अगर हटाया जा सकता है तो क्या कोई इजी और सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से उसे रिमूव किया जा सकता है, या कोई बहुत ही लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जो टेन्योर है चीफ एग्जेक्टिव का, प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर वो फिक्स्ड है, और प्रेसिडेंट को उसकी वो जो टेन्योर है उसकी एक्सपायरी से पहले रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इम्पीचमेंट के ज़रिए से किया जा सकता है। अब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर चीफ एग्जेक्टिव को सिंपली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव किया जा सकता है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक प्रोसेस है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव है उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस ज़रूरी है। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ जो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव बॉडी है वो इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से इसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक बहुत ही लंबा प्रोसीजर समझा जाता है, और यही वजह है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा पायदार समझा जाता है, कि उसका जो चीफ एग्जेक्टिव है उसे अगर किसी को वो पसंद नहीं है या उसकी किसी पॉलिसी से कोई नाखुश है तो ये नहीं है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए सिंपली उसको रिमूव कर दें। तीसरी बात है, जो तीसरा इसका डिटर्मिनिंग फीचर है, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स की पहले भी हमने बात की कि जहाँ पे एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी। अगर हम बात करें कि रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, तो रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर इस वक्त आपको अमेरिका के केस में भी नज़र नहीं आएगी और ना ही ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन सम हो देयर इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जिस तरह से पहले हमने बात की कि जो प्रेसिडेंट है, जो पावर्स और जो इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दे दिए हैं वो अपने उन इख्तियारात को फ्रीली एक्सरसाइज कर सकता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ वो चाक आउट करता है उसे अपनी उन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के लिए लेजिस्लेटिव बॉडी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से उसे जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो उसके असिस्टेंट हैं, तो उनको अपॉइंट करने के लिए भी उसे एज सच आप ये कह लें कि वो इस बात का बाउंड नहीं है कि उसने उन असिस्टेंट्स को, या आप मिनिस्टर की टर्म से इसको अंडरस्टैंड कर लें या सेक्रेटरीज़ की टर्म से अंडरस्टैंड कर लें कि जो चीफ एग्जेक्टिव है वो बाउंड नहीं है कि उसने ये सारे मेंबर्स कहाँ से लेने हैं, उसने पार्लियामेंट से ही लेने हैं, या वो अपर हाउस से लेगा या लोअर हाउस से लेगा। उसके पास फ्री हैंड है कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी एक्सपर्टीज़ की बेस पे, उनके स्पेशलाइजेशन की बेस पे, उनके पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बेस पे, या वो कितने सीजन्ड हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने तजुर्बाकार हैं, इन सारी चीज़ों के बेस पे वो उनको अपॉइंट कर सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनके लिए इलेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज़ पोजीशन ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल ऑफिस की, तो वी कैन से दैट द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ रिगार्डेड एज सॉलिटरी एग्जीक्यूटिव, और जो
प्रेसिडेंट है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है, ही अपॉइंट्स हिज मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स फ्रॉम अमंगेस्ट द पर्सनस हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो उन पर्सनस को अपॉइंट करता है जो कि नॉन इलेक्टेड हैं, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट नहीं है, विच आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट पार्टी पर्सनस एज द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल। और जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, ऑफ हिज सेक्रेटरीज, ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। वो मजबूर नहीं है कि उसने पार्टी मैन को ही कोई ना कोई वजारत देनी है, क्योंकि अगर वो उस पार्टी मैन को वजारत नहीं देगा कोई, तो वो उसकी पार्टी छोड़ देंगे, या पार्टी छोड़ देंगे तो इसका मतलब यही है कि उसकी एक सीट कम हो जाएगी। और जब उसकी जो उसके सपोर्टिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर अगर उनकी तादाद कम हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि उस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आसानी से पास हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसे इस बात का कोई खतरा नहीं है कि मुझे सिंपल एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव कर दिया जाएगा, बल्कि प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंट है कि अगर उसे किसी ने रिमूव करना है तो उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा, और इम्पीचमेंट प्रोसेस इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट है जी चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है? जैसे हमने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ ही चेक्स एंड बैलेंसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं वी कांट अंडरस्टैंड देम इन आइसोलेशन। हम इन दोनों को अलग अलग कर दें और इनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ क्रिएट ना करें तो हम इनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो इसका मतलब ये है कि हर एक जो इदारा है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में आज़ाद है, और जब उसे कोई पूछने वाला नहीं है वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने में आज़ाद है, तो इसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि वो अपने इख्तियारात को इल्लीगल पर्पज़ के लिए यूज़ करे, और जो उसकी लिमिटेशन है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो उससे बाहर निकल जाए। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी पावर्स को मिस यूज़ करेगा। तो इस मिस यूज़ को, इस अब्यूज़ ऑफ पावर को कैसे रोका जाता है? थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस। तो चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ये भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के ज़रिए से हम प्रेसिडेंट का ही केस ले लेते हैं कि जैसे हमने पहले बात की कि प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट्री पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ चाक आउट करता है उसके लिए उसे उनको रेटिफाई करवाना ज़रूरी नहीं है फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। तो क्या प्रेसिडेंट के पास सिर्फ पार्लियामेंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं? क्या उसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है? अगर उसके पास कोई लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है तो इट मीन्स कि पार्लियामेंट फ्री है, वो जैसी मर्ज़ी है कानून साजी करती रहे, जैसी मर्ज़ी है पॉलिसीज़ बनाती रहे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट है, वो शेयर करता है लेजिस्लेटिव पावर्स अप टू सम एक्सटेंट। हम ये नहीं कह सकते कि वो फुली लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सरसाइज करता है, रदर वी कैन से दैट अप टू सम एक्सटेंट प्रेसिडेंट शेयर्स लेजिस्लेटिव पावर्स विद लेजिस्लेचर। और इसी तरह से उसका एक इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो किसी भी बिल को वीटो कर सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अमेरिकन पार्लियामेंट है दैट इज़ नोन एज कांग्रेस, और ये जो कांग्रेस है दैट इज़ बाई कैमरल पार्लियामेंट। इसके दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। जो इसका अपर चैम्बर है उसको सेनेट कहा जाता है, और जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। तो कांग्रेस ने अगर किसी बिल को पास कर दिया है तो उस बिल को लॉ बनने के लिए फाइनल किसके सिग्नेचर चाहिए? प्रेसिडेंट के। और जब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसको वीटो भी कर सकता है। और इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव गाइडेंस के लिए प्रेसिडेंट उनको मैसेजेस भी सेंड कर सकता है। तो ये हमने 5 फीचर्स पढ़े हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिफाइनिंग और सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज़ रोल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। पिछली स्लाइड में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप है,
इसमें हेड ऑफ़ द स्टेट एक अलग पर्सन है और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो एक अलग पर्सन है। पाकिस्तान के केस को देख लीजिए, इंडिया के केस को देख लीजिए। पाकिस्तान में आपको जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, वो एक अलग पर्सन नज़र आएगा। और इसी तरह से अगर आप डॉक्टर आरिफ अलवी की बात करते हैं जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं, तो वो एक अलग पर्सन है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अंडर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम हेड ऑफ़ द स्टेट हैज़ टू परफॉर्म सेरेमोनियल फंक्शंस। और बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके पास कोई टेंजिबल और कोई सिग्निफिकेंट पावर्स नहीं होती, बल्कि उसके पास आप ये कह रहे हैं कि कुछ अलामती इख्तियारात होते हैं। और कुछ राइटर्स तो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप के अंदर रबर स्टैम्प कहते हैं कि उसका काम ये है कि जो पॉलिसीज़ और जो कानून लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना दिए हैं, जब उसके पास आएंगे तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उनको साइन करने के। इसलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके पास सेरेमोनियल पावर्स हैं, उसके पास सिंबॉलिक फंक्शंस हैं। ये जो ऑफिस है हेड ऑफ़ द स्टेट का यानी प्रेसिडेंट का, ये इलेक्टिव भी हो सकता है, यानी उसे इलेक्ट किया जाए। पाकिस्तान के केस में आप देखें तो इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। पब्लिक ने कभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इस ऑफिस होल्डर को यानी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। या फिर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो हेरिडिटरी बेसिस पर भी हो सकता है, जैसे आपको यूके के केस में नज़र आएगा। और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एज सच चीफ ऑफ द कैबिनेट। वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और उसके साथ साथ जो कैबिनेट है वो उस कैबिनेट को भी लीड करता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का भी हेड है। अगर बात की जाए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो थ्योरेटिकली, आई एम नॉट सेइंग दैट प्रैक्टिकली, रादर थ्योरेटिकली ऑल गवर्नमेंटल अथॉरिटी बिलोंग्स टू द क्राउन। लेकिन जो एग्जेक्टिव पावर है क्राउन की, उसे कौन प्रैक्टिस करता है? वो प्रैक्टिस होती है बाय द कैबिनेट। और क्राउन के नाम से उन सारे इख्तियारात को, उन सारी पावर्स को कौन यूज़ कर रहा होता है? कैबिनेट। इसीलिए यूके के केस में जो कैबिनेट है उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जेक्टिव बॉडी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और उसे डिक्टेटरशिप कैबिनेट भी कहा जाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो जो 8वीं अमेंडमेंट हुई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इस वक्त इन प्रैक्टिस है, क्योंकि पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, तो जो इस वक्त इन प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का, उसमें जो 8वीं अमेंडमेंट थी, सॉरी नॉट 8वीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 18th, जो 18th अमेंडमेंट थी, 18वीं अमेंडमेंट के ज़रिए से जो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई बिटवीन द पावर्स एंड बिटवीन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड फीचर की तरफ चलते हैं, रिलेशन विद लेजिस्लेचर। होपफुली इसको मुझे इन डिटेल एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव बॉडी का रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। जो एग्जेक्टिव बॉडी है, अगर पाकिस्तान के केस में आप उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो वो कैबिनेट है। तो जो कैबिनेट होगी दैट वुड बी द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उस कैबिनेट के, दे वुड बी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि नॉन इलेक्टेड मेंबर है, जो कि इलेक्टेड मेंबर नहीं है, उसको अगर चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी पार्लियामेंट का हिस्सा बना लेता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करके तो विनर डिक्लेयर होना होता है, यानी उसे इलेक्टेड मेंबर बनना होता है। और अगर वो इलेक्टेड मेंबर नहीं बनता तो उसके बाद जो उसकी मिनिस्टीरियलशिप है, यानी जो वो कैबिनेट का मेंबर होने का उसका दर्जा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और आमतौर पर क्या होता है कि अगर ऐसे किसी नॉन इलेक्टेड पर्सन को, जो कि पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर नहीं है, अगर उसे मेंबर मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है, तो किसी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी से बाय इलेक्शन में उसे इलेक्शन लड़वाया जाता, इलेक्शन कंडक्ट होता है, और वो वहाँ से किसी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाता है। चलते हैं अपने थर्ड फीचर की तरफ, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट कैसे बनेगी? तो जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली
ऑन पॉपुलर बेसिस एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात इस लेक्चर में आज बहुत दफ़ा रिपीट हुई है। होपफुली आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कैबिनेट की फॉर्मेशन है वो कैसे होगी। तो कैबिनेट मेंबर्स कहाँ से आएंगे, वो लेजिस्लेचर से आएंगे, वो लेजिस्लेटिव बॉडी से आएंगे, वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। जब पार्लियामेंट का वेरी फर्स्ट सेशन होता है तो उसी वेरी फर्स्ट सेशन के अंदर आमतौर पर जो कैबिनेट है वो बन जाती है। आगे चलते हैं जी अपने फोर्थ फीचर की तरफ, दैट इज़ पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्या है कि सियासी यकसानियत कैसे होती है, पॉलिटिकली होमोजीनियस कैसे है, होमोजेनिटी कैसे है। क्योंकि आपको याद होगा पीछे मैंने एक टर्म यूज़ की थी कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं दे आर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो इसलिए जो कैबिनेट मेंबर्स हैं दे नीड टू वर्क एज अ टीम, और जितने भी उनके पर्सनल डिफरेंसेस हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं उसमें रिजॉल्व किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो पर्सनल डिफरेंसेस पब्लिक के सामने ना आए, या एटलीस्ट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको पता ना चले, मीडिया को पता ना चले। आप अगर रेगुलर न्यूज़ सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं वो इमरान खान कॉल कर रहा होता है और उसके बाद एक वज़ीर के दूसरे वज़ीर के हवाले से जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी हमारे सामने आ रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है कि कैबिनेट के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर कोई मिनिस्टर कंटिन्यूसली डिसएग्री करता है विद पॉलिसी डिसीजन तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिज़ाइन कर दे, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करता तो आमतौर पर उसको फ़ायर कर दिया जाता है। फ़ायर करने से मुराद क्या है कि उससे वो वज़ारत ले ली जाती है। नेक्स्ट फीचर इज़ असेंडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इलेक्टेड मेंबर है और इसी तरह से जो बाकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर किस तरह से उनसे सुपीरियर हुआ, तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत सी फ्रेज़ है कि मून अमंगेस्ट द स्टार्स। जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है दे ऑल आर द इलेक्टेड मेंबर्स, इसलिए दे ऑल आर कंसिडर्ड इक्वल। लेकिन जब उनमें वो अपने में से एक को चूँकि जब उसका इलेक्शन होगा पार्लियामेंट के अंदर, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा तो उस प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में बाकी जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं दे वुड बी कंसिडर्ड इक्वल। और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपीयर होता है विद एनी मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर हैज़ अथॉरिटी टू आस्क दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर टू रिज़ाइन, और अगर वो रिज़ाइन नहीं करता तो जैसे मैंने भी आपको बताया तो फिर उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उससे वो वज़ारत ले ली जाएगी। अभी चूँकि हम इस असेंडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज़ रिगार्डेड एज मून अमंगेस्ट द स्टार्स। और उसे क्यों मून कंसिडर किया जाता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स इम्पॉर्टेंट पावर्स और वो लीडर ऑफ द हाउस है, लीडर ऑफ द हाउस है, और आपने याद रखना है एक लीडर ऑफ द हाउस है और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो लीडर ऑफ हाउस जो है वो पर्सन होगा जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन आप पाकिस्तान के केस में देखें आपको पता चलेगा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, शहबाज शरीफ। तो एज अ लीडर ऑफ हाउस जो प्राइम मिनिस्टर है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखेगा। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्टी पॉलिसीज़ और जो पार्टी के डिसीशंस होते हैं उसमें उसका एक अहम किरदार होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी बात को सब अहमियत देंगे और उसके किए हुए फैसले को सब मानेंगे। नेक्स्ट है जी लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। जिस तरह से प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट के अंदर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं थी बल्कि समहाउ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स थी, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है।
क्यों लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर है? क्योंकि जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने वो लेजिस्लेशन इनिशिएट करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एक स्लाइड के अंदर और एक वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ बिल्स को डिस्कस किया था। तो आई एक्सप्लेन दैट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट बिल्स वो होते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं दे आर प्राइवेट मेंबर्स बिल। जबकि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर सारे प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट बिल्स नहीं होते, क्योंकि जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इसलिए एक बिल को इनिशिएट करना और उस बिल को लॉ बनने का जो प्रोसेस है, उसकी वोटिंग है, उसमें पार्टिसिपेट करना, दोज मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट पार्टिसिपेशन इन दैट कंप्लीट प्रोसेस। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप को देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं दे ड्राफ्ट द बिल्स टू इनिशिएट लेजिस्लेशन, और ज़्यादातर जो बिल्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉज, कि वही कानून बनते हैं, क्योंकि उनकी जमात की, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये एक जनरल सी बात है कि जो बिल उनकी पार्टी इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो गवर्नमेंट मेंबर्स हैं या नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं लेकिन उनकी पार्टी के हैं, वो उसको सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज़ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इस पॉइंट को भी सम हो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कैबिनेट इज़ कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिनिस्टर्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड क्रिटिसाइज देयर पॉलिसीज़। आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ सुनते हैं कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो बहुत ही स्वेयरली क्रिटिसाइज़ करते हैं रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज़ को। क्यों? क्योंकि ये उनका हक है, और वो पार्लियामेंट के जो डिफरेंट सेशंस चल रहे होते हैं उस सेशन में जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी कैबिनेट मेंबर से, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में और उनके डिपार्टमेंट की किसी भी पॉलिसी के हवाले से, किसी भी उनके एक्शन के हवाले से। मिनिस्टर्स उसी वक्त तक पावर में रहेंगे जब तक उनका जो चीफ एग्जेक्टिव है यानी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको लेजिस्लेचर के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, और अगर उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से रिमूव कर दिया गया तो डेफिनेटली जो उसकी कैबिनेट होगी वो भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपनी न्यू कैबिनेट डिज़ाइन करेगा। दूसरी सूरत में जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक जो कैबिनेट मेंबर है अगर वो प्राइम मिनिस्टर या जो बाकी मेंबर्स हैं कैबिनेट मेंबर्स उनकी पॉलिसीज़ से, उनके डिसीजन से डिसएग्री करता है और कंटिन्यूसली डिसएग्री करता है तो उसको रिज़ाइन करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर कह सकता है। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे पहले हमने बात की जो कैबिनेट है, कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम and all the ministers are therefore collectively accountable to the parliament, and ये जो collective accountability का concept है it says that every minister is equally responsible for all the policies of the cabinet irrespective whether a matter belongs to his department, his portfolio, or it is the concern of some other ministry। चाहे वो उससे के डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है या उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, किसी और के डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोई और भी जिस डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है वो भी उसी की पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन है। तो इट मीन्स कि जो पार्टी मैनिफेस्टो है, जो पार्टी प्लान है, जो पार्टी की एक सोच है वो सेम है। तो इस वजह से कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, और ये नहीं कोई मिनिस्टर कह सकता कि जी चूँकि ये तो मेरा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं इसके हवाले से किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ओके फाइन, आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो पर्सन उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लीड कर रहा है आप भी तो उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और वो पर्सन भी उसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि वो उसका जवाब नहीं देते बल्कि वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिफरेंट हमने फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप के भी और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप के भी। अब हम चलते हैं अपने कंक्लूडिंग स्लाइड की तरफ।
तो नटशेल क्या है हमारे इस लेक्चर का, कंक्लूजन क्या है, हम कैसे अपने सारे डिस्कशन को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों जो गवर्नमेंट टाइप्स हैं उनके सेलिएंट फीचर्स भी पढ़े और समहाउ मैंने आपको उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी एक्सप्लेन कर दिए। तो इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए इट कैन बी सेड कि एवरी टाइप हैज़ सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स मौजूद हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मौजूद हैं। तो कैटेगोरिकली हम ये नहीं कह सकते कि दिस पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट टाइप है ये बेस्ट है और ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट टाइप है ये वर्स्ट है, बल्कि कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उन प्री रिक्विजिट्स को सामने रखते हुए कुछ एजम्पशंस की जा सकती हैं, और वो एजम्पशंस और वो एक जो कॉमन ट्रेंड है वो क्या है कि जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ये ऐसी सोसाइटीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल तर्ज़ हुकूमत है, ज़्यादा सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे जो पब्लिक है, जो मासेस हैं, दे आर पॉलिटिकली विजिलेंट, यानी वो सियासी तौर पर बड़ी बाखबर हैं, बड़ी आगाह हैं, बड़ी मुख्तात हैं। सेकंड कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इज़्ज़त कर देती हैं, यानी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट क्लासेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पर काम किया जाता है, यानी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। एंड थर्ड टू पार्टी सिस्टम, और ये अगर हम बात करें तो ये वहाँ यूके के अंदर ये जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है इट्स वर्किंग वेल। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी चाहूँगी कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, यानी कोलिशन गवर्नमेंट कहाँ पे होती है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और जहाँ पे कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है टू इंस्टॉल गवर्नमेंट वो हासिल नहीं कर पाती, तो वो जो बाकी विनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जिनके साथ उसकी सोच और उसका मिजाज मैच कर रहा होता है वो मिल के तो हुकूमत बनाती हैं, उसे हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि चूँकि पार्टनर्स को खुश रखना पड़ता है, उनको वजारतें भी देनी पड़ती हैं और उनकी बहुत सारी डिमांड्स को भी मानना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे, आप उनको अपीज़ नहीं करेंगे तो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर निकल जाएंगे और आपका साथ देना छोड़ देंगे। जैसे आप PMLQ को देखें, आप MQM को देखें, इसी तरह से अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो वहाँ पर भी समहाउ एक सपोर्ट तो हासिल है वहाँ से भी PTI को। तो अगर इनमें से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम PMLQ की बात कर लेते हैं कि अगर PTI उनकी डिमांड्स नहीं मानती या उनको जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेज़ हैं, पॉलिटिकल ऑफिसेज़ हैं, वो उनको नहीं देती और वो उनका साथ छोड़ देते हैं, या अगर हम बात करें सिंध से MQM साथ छोड़ देती है, तो जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये भी ख़त्म हो सकती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट सोसाइटीज़ को या स्टेट्स को कैसे नुकसान पहुंचाती है, ये पॉलिसी ऑफ अपीज़मेंट की वजह से। अभी हमने बात की कि जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ वर्किंग वेल इन यूके, तो जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ इक्वली वर्किंग वेल इन अमेरिका। प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का एक एडवांटेज है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, और वो एडवांटेज और वो बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल तर्ज़ हुकूमत है, ये ज़्यादा मुस्तहकम और ज़्यादा पायदार तर्ज़ हुकूमत है। क्यों ज़्यादा मुस्तहकम है, क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो चीफ़ एग्जेक्टिव है उसको सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव नहीं किया जा सकता, और जब चीफ़ एग्जेक्टिव कॉन्फिडेंट होता है कि मैं अपना टर्म पूरा करूँगा और मुझे एक सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से रिमूव करना पार्लियामेंट के बस की बात नहीं है, बल्कि इम्पीचमेंट प्रोसेस लाना पड़ेगा जो कि मुश्किल है और जिसमें कोर्ट्स भी इन्वॉल्व होंगी, तो वो फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करता है और करवाता है। दूसरा, स्टेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप के अंदर चीफ एग्जेक्टिव है, उसे इस बात का ख़तरा नहीं होता कि भी मैंने अगर फ़लाँ पर्सन को मिनिस्ट्री ना दी तो वो नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होकर मेरी पार्टी छोड़ देगा, और मेरी पार्टी छोड़ देगा तो जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है मेरी पार्टी की वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे वहाँ पे फियर्स और कंसर्न्स नहीं होते, इस वजह से इससे ज़्यादा स्टेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया जाता है। द लास्ट थिंग इज़ दैट कि कोई भी सोसाइटी
किसी भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को जब अडॉप्ट करती है, चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप को अडॉप्ट कर रही है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट टाइप को अडॉप्ट कर रही है, तो वो सोसाइटी, वो स्टेट उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करती है और इट इज़ नेसेसरी कि उन एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि हर एक सोसाइटी का जो पॉलिटिकल कल्चर है और जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, जो सोसाइटियल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए उस सोसाइटी की नीड्स को, लोकल ट्रेडिशंस को, कल्चर को सामने रखते हुए उसके मुताबिक जो एडजस्टमेंट्स की जाएंगी उस पॉलिटिकल सिस्टम में, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो ज़्यादा ऑप्टिमल और ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स और ज़्यादा बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साबित होगा उस सोसाइटी के लिए और उस माशरे के लिए। होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट टाइप्स and what are their key characteristics, what are their defining features, and which type of government is more suitable to which type of society. All these things we have understood well. I am just waiting for your feedback and for your questions and your queries. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.